हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीशाला वन में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है आपके मध्यकालीन भारत। यस, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास का जो आपका सेकेंड टॉपिक है दिल्ली सल्तनत काल, उसके बारे में आज हम देखने वाले। और दिल्ली सल्तनत काल का जो समय है वो क्या है आपका 1206 ईस्वी से क्या 1526 ईस्वी तक। उसमें किन किन लोगों ने शासन किया उसके बारे में जो आप में पहला है आपका गुलाम वंश। ठीक, गुलाम वंश के बारे में आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ठीक है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक क्या इतिहास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो आपके 1206 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक का इतिहास है वो हम दिल्ली सल्तनत काल के अंदर देखते हैं। ठीक है, इन 320 वर्षों के इतिहास में क्या किया, पाँच वंशों ने क्या किया, शासक किया। ठीक है, 320 वर्षों में 5 वंशों ने क्या किया, शासन किया। तो सल्तनत के जो राजवंश थे वो कौन कौन से थे? पहले आपके गुलाम वंश, दूसरा आपके खिलजी वंश, तीसरा आपके तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक, सबके अलग अलग समय है, सबका अलग अलग कार्यकाल है। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें देखिएगा। तो आपके गुलाम वंश का जो शासक था वो कब से कब तक था? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, ये आपके दिल्ली सल्तनत काल में जो गुलाम वंश का शासनकाल था वो था। इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश का संस्थापक कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस वजह से क्या बोला जाता है, इसको गुलाम वंश का नाम दिया गया है। किसका संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। इसलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे, दूसरा पॉइंट दिखेगा, कुछ विद्वान इसे क्या बोलते हैं, मामलूक वंश का नाम देते हैं, जिसका अर्थ क्या है, स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। ठीक, स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कुछ जो विद्वान जी हैं हमारे वो क्या बोलते हैं, मामलूक वंश को भी कहते हैं। फिलहाल आपने ये देखा कि इसको गुलाम वंश कहा क्यों जाता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इस गुलाम वंश के अंदर आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, ठीक, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूरदास, ठीक, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, और ये सारे जिन्होंने हैं 11 लोग हैं। इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ठीक, रजिया सुल्तान, बहराम शाह और बलबन और नसीरुद्दीन महमूद, इन ये जो है यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको इस सबों के क्या होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से किस वंश, जो नाम है किस वंश में आपके आते हैं, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जी के बारे में। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो हमने देखा 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। अब देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का क्या था, पहला सुल्तान था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत काल का क्या था, पहला सुल्तान था। इसी को दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस वजह से इसको क्या बोला गया, गुलाम वंश का नाम भी दिया गया। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में क्या किया, लूटपाट करके वापस अफ़गान गया, उसने भारत में अपने दासों को क्या किया, नियुक्त किया, जो भारत के उसके नाम से शासन करें। ठीक, अब देखिएगा राज्यारोहण। ठीक, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, ठीक, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राजरोपण लाहौर में हुआ। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, लाहौर को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। फिर क्या हुआ, जब यह स्वतंत्र शासक बना तब यह दास्ता से मुक्ति नहीं था, इसलिए इतने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मालिक और सिपाही सलाहकार की उपाधियों के साथ शासन किया। किसने? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अब देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ऐबक की उपाधियां क्या है, इनका शासनकाल याद रखिएगा। ठीक है,
अब देखिएगा की उपाधियाँ क्या हैं, लाखता या लाखबश भी जिसे बोला जाता है, हाथी मताई, कुरान खां, ठीक, ये इनकी क्या है, उपाधियाँ हैं। अब देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक, कौन कौन थे आपके, हसन निजामी और कौन थे, फ़क़े मुद्दिक पीर। तो ये आपके कौन थे, ऐबक के दरबारी विद्वान थे। चलिए आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिएगा 1206 से 1210 शासनकाल। कुतुब मीनार जो है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार जो है कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, आपके दिल्ली के अंदर। कुतुबुद्दीन मीनार का जो नाम है सूफ़ी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी के नाम पर रखा गया था। किसका नाम आपका, कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी के नाम पर रखा गया। इसके लिए आधारशिला क्या की, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। ठीक, आधारशिला किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जबकि इल्तुतमिश ने क्या किया, इसको पूरा किया। आगे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुतुब मीनार की 2 मंजिलें जो हैं, कुतुब मीनार की 2 मंजिलें जो हैं आपकी, वो किसने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, नीचे वाली जो 2 मंजिल हैं वो किसने बनाई, आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि ऊपर की जो शेष 3 मंजिल आप देख रहे हैं वो उसका निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने पूरा किया। ठीक है, किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने पूरा किया। और मीनार के शीर्ष पर क्या हुआ, इनका निर्माण होने के बाद क्या हुआ, बिजली गिरी। क्या हुआ, मीनार के शीर्ष पर क्या गिर गई, बिजली गिर जाने के कारण शीर्ष का पुनर्निर्माण करवाया गया, मतलब दोबारा इसे बनवाया गया। उसमें किसका योगदान रहा, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक, वो किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अब कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कार्य क्या क्या रहा, आपका पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कुव्वत उल इस्लात मस्जिद जो है, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में, उसका निर्माण भी किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में, उसका निर्माण भी किसने करवाया, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कुतुबुद्दीन के क्या है, निर्माण कार्य हैं। आगे देखते हैं। अब देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक 1210, फिर क्या हुआ, 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण क्या हो गई, कुतुबुद्दीन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखिए जब इनकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ, फिर इनका शासनकाल वहीं पर ख़त्म हुआ और जिनके उत्तराधिकारी किसी और को बना दिया गया। ठीक, किसका, चौगान का खेल। अब चौगान का खेल खेलते समय क्या हो गई, क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई थी, तो आप बताएंगे क्या, चौगान का खेल खेलते समय देखिएगा उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब देखिएगा कि मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह, देखिएगा इनके पुत्र जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, कौन, आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर क्या कर दिया गया, बैठा दिया गया। किसको, आराम शाह को, जो कि कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, पुत्र था, जो कि एक अयोग्य शासक था। अब भाई जब इसकी मृत्यु हो गई, अचानक से बैठा दिया गया, ठीक, अब अयोग्य तो है ही है, कोई क्या तो अब अचानक से किसी को बैठा दिया जाएगा तो उसे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, उसी कारण उसको बैठा दिया गया, जो कि क्या था, अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीने, बहुत ही कम कार्यकाल, देखिएगा ओनली 8 मंथ्स, ठीक, 8 मंथ्स इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा। कब से कब तक, 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासन क्या बन गया, खुद शासन बन गया। चलिए अब देखिएगा इल्तुतमिश के बारे में। आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद, आराम शाह कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र। ठीक, आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासन बना। ठीक, अगला शासक कौन बना, आपका इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश के कार्यकाल क्या रहा, 1211 से 1236 ईस्वी तक। क्या अगला शासक बना, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो था दामाद और गुलाम था। ठीक, किसका था, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद और गुलाम भी था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं के क्या था, सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार भी था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया, दिल्ली को अपनी राजधानी भी बनाया। किसने, इल्तुतमिश ने, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला फैक्ट देखिएगा, इल्तुतमिश के बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का क्या किया, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है, आपका सुल्तान, इल्तुतमिश के बगदाद के खलीफा से
क्या सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। आगे देखिएगा, जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांगबनी पर आक्रमण किया, तब जलालुद्दीन मांगबनी ने इल्तुतमिश के क्या किया, शरण मांगी, तो इसने शरण देने से क्या कर दिया, आपने मना कर दिया और चंगेज़ खां के आक्रमण से अपनी रक्षा की। ये इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है, बट आपके जो यहाँ पर है ये वाली पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब इल्तुतमिश के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। इनका शासनकाल 1211 से लेकर 1236 ईस्वी था। इन्होंने कुछ सालों तक क्या किया, शासनकाल किया। इसने शासनकाल के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। कौन से, एकता, सोना और मुद्रा प्रणाली किसके समय में आई, आपके इल्तुतमिश के समय में आई। कौन सी प्रणाली, एकता, सोना और मुद्रा प्रणाली का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है। धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। देखो, धन देना और भूमि प्रदान करना जो हम अभी तक देखते हैं, आप या प्लॉटिंग वगैरह लेते हैं या प्लॉट, तो वहाँ पर भी ये चीज़ होती है। तो किसके समय में थी, आपके इल्तुतमिश के समय में आ गई थी। धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि का क्या करना, प्रदान करना। अब देखिए सेना के बारे में इनके देखते हैं। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का क्या, एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्गे चिलमाही या दल चालीसा के नाम से भी क्या किया गया, जाना गया। अब देखिए इल्तुतमिश द्वारा क्या प्रचलित सिक्के, कुछ सिक्के भी थे, टंका और जीतल। यह चांदी का सिक्का था। कौन सा, टका, और जीतल या तांबे का सिक्का था। इसमें 1.8 का क्या था, अनुपात था। इनके समय के क्या प्रचलित सिक्के। अब देखिए इल्तुतमिश की क्या है, इल्तुतमिश की प्रमुख विजय भी हैं। 1215 ईस्वी में तराइन का जो तृतीय युद्ध था, उसमें ताजुद्दीन एल्दौज ने क्या किया, पराजित किया। किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक, किसको पराजित किया, ताजुद्दीन एल्दौज को। फिर 1217 में क्या हुआ, मंसूरा के युद्ध में नासिरुद्दीन कुबाचा को क्या किया, पराजित किया। अब फिर देखिए उन्होंने 1226 में बंगाल विजय की यहाँ के शासक गयासुद्दीन को भी क्या किया, उसने पराजित किया। किसने, इल्तुतमिश ने। फिर 1227 में सिंध एवं मुल्तान विजय नासिरुद्दीन कुबाचा को क्या किया, पराजित किया 1217 ईस्वी में। अब आगे देखिएगा 1226 से 1231 तक क्या किया, राजपूतों पर क्या की, विजय प्राप्त की। फिर 1235 में उसने क्या किया, पंजाब के खोखरों पर क्या की, विजय प्राप्त की। चलिए आगे देखते हैं। अब इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। 1211 से 1236 ईस्वी। फिर इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया। जो न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र की परंपरा पहनकर, लाल वस्त्र की जो पहनकर जो परंपरा थी, किसने चलाया, आपके इल्तुतमिश ने चलाया। फिर 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनका शासनकाल देखिए यहीं तक है। कहाँ तक, आपका 1236 ईस्वी तक उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। रजिया सुल्तान के बारे में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जब अपने शासन काल में ही उसने क्या कर दिया था, अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक ना बनाकर रकुबुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। ठीक, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। ठीक, और जबकि रजिया सुल्तान क्या थी, उसकी बेटी थी। उसको ना बनाकर किसे बना दिया गया, सबसे छोटे बेटे को बना दिया गया। किसने बना दिया, 40 सरदारों ने बना दिया। रजिया ने न्याय के लिए क्या किया, लाल वस्त्र पहनकर, जो कि परंपरा किसने चलाई, आपके इल्तुतमिश ने चलाई। उसी को क्या किया, रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर क्या किया, जुम्मे के दिन, ठीक, फ्राइडे को, यानी कि जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की। तो जनता ने हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। जनता ने मांग करी, ठीक है, उसने मांग करी जनता से, फिर जनता के हस्तक्षेप के बाद क्या बन गई, वह शासिका बनी। कौन, आपकी रजिया सुल्तान। अब देखिए रजिया सुल्तान एक दृष्टि में हम देखेंगे
रजिया सुल्तान के बारे में। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। रजिया सुल्तान जो दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी। कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान। रजिया ने क्या किया? जलालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर आखुर नियुक्त किया। किसको? आपको जलालुद्दीन याकूत को। फिर देखिएगा अगला, तुर्की अमीरों ने रजिया का जलालुद्दीन याकूत से क्या किया? प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया। किसने? आपके अमीरों ने, तुर्की अमीरों ने। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं आपके नसरुद्दीन महमूद शाह। इनसे भी इम्पोर्टेंट, रजिया सुल्तान से भी बनते हैं क्वेश्चन और आपके नसरुद्दीन महमूद शाह से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर सारे कवर किए गए हैं। तो इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1246 से 1266 ईस्वी तक था। अब देखिएगा, नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का क्या था? 8वां शासक बना। कौन बना? नसरुद्दीन महमूद, सबसे लास्ट 8वां शासक बना। या धार्मिक प्रवृत्ति का क्या था? सुल्तान था। यानी कि धार्मिक चीज़ों को क्या करता था? मानता था। यह कुरान की प्रांतियाँ लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। क्या करता था? कुरान की प्रांतियाँ लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जो है क्या करता था? जीवन यापन करता था। इसने बलबन को अपना क्या किया? इसने बलबन को अपना क्या किया? वजीरा बनाया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया। किसने? बलबन ने। चलिए आगे देखिएगा, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बना। ठीक, बलबन जो था क्या बना? अगला शासक बना। किसकी मृत्यु के बाद? आपकी बलबन, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद। अब देखिए, बलबन तो शासक बना। बलबन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। बलबन ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया था। किसने? बलबन ने। ईरान का रहने वाला था, ठीक, और ईरानी परंपरा के अनुसार गठन किया था दरबार का। इसने ईरानी त्यौहार क्या? नवरोज़, क्या? नवरोज़, ईरानी त्यौहार नवरोज़ को मनाना शुरू किया और इसने दरबार में सजदा और पोबस की परंपरा भी प्रारंभ की। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सजदा और पोबस की परंपरा किसने प्रारंभ की, तो आप बताएंगे क्या? बलबन ने। आगे देखिएगा, इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत खुदाई, ईश्वर की क्या? प्रतिनिधि और ईश्वर की छाया बताया। क्या बताया इसने? जो नाम है नियावत खुदाई और जिल्ले अल्लाह, इसने क्या बताया? अपनी पृथ्वी पर क्या बताई? परछाई बताई। इसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया। किसने? आक्रमण की नीति को। चलिए, बलबन ने 10 चालीसा को समाप्त कर दिया था। किसको? 10 चालीसा को किसने समाप्त किया? बलबन ने। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पहले भी कि 10 चालीसा को समाप्त करने वाला कौन है, तो आप बताएंगे बलबन। अगला देखते हैं, बलबन, इनका कार्यकाल मैंने बताया। बलबन के बाद अगला शासक आपका कौन बना? कैबूर बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। ठीक, अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन बना? इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है क्योंकि इनका अयोग्य शासक था। इनका शासनकाल बहुत कम समय के लिए था। किसका? कैकूबार का। तो फिर इसके बाद कौन बना आपका अंतिम शासक? गुलाम वंश का आपका क्यूमर्स बना, जिसकी हत्या किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दी थी। तो आपको यहाँ तक जो है पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और सारी चीज़ों को एक नज़र में देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।